लंच टाइम में सबसे पहले बात करते हैं समंदर में हिंद के पराक्रम की। भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ मालाबार में युद्धाभ्यास किया है। 11 से 21 अगस्त के बीच हुए इस अभ्यास का आयोजन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ये पहली बार है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने इस अभ्यास की मेजबानी की हो। इस आर्मी एक्सरसाइज के जरिए क्वाड देशों की नौसेनाओं ने आपस में तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर दिया है और इस साल मालाबार एक्सरसाइज में भारत की ओर से INS कोलकाता और सहाद्री भी शामिल हुए हैं। समुद्र में जंगी जहाजों के एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें ना तो किसी जंग के मोर्चे की हैं और ना ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि ये क्वाड देशों की नौसेनाओं की एक्सरसाइज है, जिसके जरिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना ने अपने रण कौशल को हर कसौटी पर परखा है। मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन 11 से 21 अगस्त के बीच इस बार ऑस्ट्रेलिया ने किया। ये पहली बार है जब क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया ने इस अभ्यास की मेजबानी की है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में अपने अपने देश की नौसेना का बेहतर तरीके से ऑपरेशन और संचालन करना है। साथ ही साथ आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर भी खास जोर दिया गया। क्वाड देशों के बीच 10 दिनों की यह मालाबार एक्सरसाइज 2 चरणों में आयोजित हुई। इसमें पहला हार्बर फेज और दूसरा सी फेज था। पहले फेज में चारों देशों की नौसेनाओं के जवान एक दूसरे के वॉरशिप में गए और एक दूसरे की प्रोफेशनल प्रैक्टिस सीखी, जबकि सी फेज में कई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हुई। इसमें एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज शामिल है। इस साल मालाबार एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS कोलकाता और सहाद्री ने हिस्सा लिया। जिन्होंने इस अभ्यास में अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। दरअसल क्वाड के सदस्य देश इस एक्सरसाइज के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को रोकने के इरादे से हर साल ये युद्धाभ्यास करते हैं। पिछले साल नवंबर में जापान ने इस एक्सरसाइज की मेजबानी की थी, तब भी ये बात चीन को अखर गई थी और इस बार भी एक्सरसाइज को लेकर चालाक चीन की घबराहट साफ दिखाई पड़ी। खबर है कि इसीलिए उसने अपने सैकड़ों लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मालाबार एक्सरसाइज की निगरानी करने के लिए तैनात कर दिया था। बावजूद इसके क्वाड के सदस्य देशों ने सफलतापूर्वक ये युद्धाभ्यास किया, जो कि चालाक चीन के लिए एक बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान अब इतिहास रचने के करीब है। भारत का चंद्रयान 3 अब चांद के महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान विक्रम लैंडर की मुलाकात चंद्रयान 2 से हुई, तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का चांद की कक्षा में स्वागत किया। अब लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद पर होने वाले सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। 3, 2, 1, 0 Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की जय जयकार। चंद्रयान 3 अब चांद पर उतरने को तैयार। पूरे देश को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की चौखट पर खड़ा है, जहां उसे सिर्फ 23 अगस्त को चंद्रमा पर होने वाले सूर्योदय का इंतजार है और सूर्य की किरणों के साथ ही हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद पर अपना पहला कदम रखेगा। लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है और उस एरिया को 24 बाय 24 मीटर के सब सेक्शन में डिवाइड करके उसकी इमेज जनरेट की है। तो लगभग 3900 इमेज सेक्शंस जनरेट करके उसमें से एक पे हम ये विक्रम लैंडर को उतारने वाले हैं। इससे पहले जब विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग की गई, तब विक्रम लैंडर चांद की सबसे करीब कक्षा में पहुंच गया,
जहां से चांद और चंद्रयान 3 के बीच अब महज 25 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। और जब विक्रम लैंडर चांद के सबसे नजदीक पहुंचा तब अंतरिक्ष में उसकी मुलाकात 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से हुई। और चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया गया। दोनों तरफ से संपर्क स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। अब हिंदुस्तान अंतरिक्ष में इतिहास रचने के बेहद करीब है। एक दिन बाद 23 अगस्त को हिंदुस्तान वो कर दिखाएगा जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका। और अब इसरो को 23 अगस्त की शाम 5:45 का इंतजार है, जब चांद पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उस वक्त लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। इसके करीब 19 मिनट बाद 6:04 पर लैंडर के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। हालांकि इसरो ने लैंडिंग के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा है, ताकि लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी आती है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख बदल दी जाएगी। 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं। 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उत्तरायण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है। 100/30 किलोमीटर पे 23 अगस्त को रहेगा, तो 30 किलोमीटर से हम उत्तरायण करेंगे। अगर हम पोस्टपोन करते हैं और 4 दिन बाद करते हैं 27 अगस्त को, तब तक लैंडर 100/18 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर के अंतर से हम ऊंचाई से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। उम्मीद और दुआ यही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख बदलने की नौबत न आए और हिंदुस्तान चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी में कल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कल चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। शाम 6:04 पर इस सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। उस वक्त चंद्रयान 3 की ऊंचाई चांद की सतह से करीब 25 किलोमीटर होगी। बिल्कुल, तय वक्त से 2 घंटे पहले फैसला किया जाएगा कि लैंडर को कल चांद पर उतारना है या नहीं। ये फैसला लैंडर और चंद्रयान से जुड़े तमाम फैक्टर्स के आधार पर तय होगा। सभी पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही लैंडर को उतारने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक रिजर्व डे भी रखा है। अगर किसी कारणवश कल शाम को लैंडिंग नहीं हो पाती है तो 27 अगस्त को दोबारा से फिर से कोशिश भी की जाएगी। बिल्कुल, दिल्ली के नेहरू तारामंडल में भी चंद्रयान 3 की यानी कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के मौके पर खास इंतजाम किए हैं। यहां सॉफ्ट लैंडिंग के नजारे का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। साथ ही लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए भी चंद्रयान की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा को वर्चुअल रियलिटी में उतार दिया है। अब देखिए, चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर छात्रों में बेहद उत्साह देखा जा सकता है। नेहरू प्लेटोनियम पहुंचे ऐसे ही कुछ छात्रों से बातचीत की है हमारी सहयोगी नामिका गौड़ ने। सुनिए जरा। साइकिल से चांद तक की सवारी करने के लिए तैयार है। कल चंद्रयान 3 6:04 पर साउथ पोल पे उतरेगा और ये बच्चे जो है हमारे साथ, ये कितने उत्साहित है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? शौर्य राठौर जी। शौर्य, चंद्रयान 3 कल साउथ पोल पे लैंडिंग करेगा, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? हाँ जी, मेरे को पहले से बहुत जानकारी है, क्योंकि मैं शुरू से ही इसके साथ था और इसकी लाइव न्यूज़ देख रहा था। और काफ़ी अड़चने भी आई, बहुत बार मीटियोर भी आई इसके बीच में। पर अभी कल शाम तक ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा साउथ पोल तक। अब मुझे तो काफ़ी उम्मीद है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आगे क्या बनना चाहते हो? एस्ट्रोफिजिशियन बनना चाहता हूँ इसरो में ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काशवी है। काशवी, भारत के लिए गर्व की बात है, अगर कल लैंडिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग होती है विक्रम रोवर की, तो भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा। आप जानते हैं इसके बारे में, जो चांद पे उतरे? इससे हमारे भारत को भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा और पूरी दुनिया से ज़्यादा हमें नॉलेज पहले मिलेगी, जिससे हम और प्रोग्रेस करेंगे। आप कितनी एक्साइटेड है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भारत सबसे पहला देश होगा जो साउथ पोल पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमें ही पता चलेगा कि साउथ पोल पे क्या क्या चीज़ें
चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, तो जिससे इंडिया और सबसे आगे जाएगा। आप कितना प्राउड हो अपने देश पे, और आपको क्या लगता है कि कल क्या सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी? अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि भारत एक बहुत अच्छा देश है और जो आगे बढ़ते जा रहा है दुनिया की तरक्की में। बहुत खुश होता और मैं जानता कि वो लोग कैसे बनाते हैं, उनके क्या प्रोसेस होते हैं, और मैं साइंटिस्ट से बात करता, उन्हें ऑल द बेस्ट विश करके आता कि वो सफल रहे अपने हर मिशन में। तो बच्चों से लेकर पूरा देश और पूरा विश्व कल के इंतजार में है जब चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पूरा विश्व इंतजार कर रहा है और कल 6:04 पे चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। कैमरा पर्सन शैलीन के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई बाढ़ के दर्द से लोग अभी पूरी तरह से उभरे भी नहीं, लेकिन एक बार फिर दोनों ही राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों ही राज्यों में 24 अगस्त को भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी में इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अनुमान देहरादून में सच साबित होता दिखाई दिया, जहां चंद घंटे पहले बारिश की बूंदों ने पूरे शहर को भिगो दिया। लिहाजा जरूरी काम के लिए घरों से निकले लोगों को बारिश से बचने के लिए छाते और रेनकोट का इस्तेमाल करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, जिसे देखते हुए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा इस चेतावनी के बाद राज्य के इन जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना हो या फिर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने तो फौरन लोगों की मदद की जा सके। देवभूमि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कमोबेश ऐसा ही अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 8 जिलों में 24 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में। इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगी और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24 तारीख को। फिर से एक स्पेल है 23 और 24 तारीख को, और 25 में थोड़ा कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है येलो अलर्ट हमने रखा हुआ है। इस साल मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश को बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते जान और माल का काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अभी भी राज्य में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। जगह जगह सरकारी एजेंसियां रास्तों को दुरुस्त करने के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई को बहाल करने में जुटी हुई हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जीवन पटरी पर लौट सके, मगर मौसम विभाग के इस नए अलर्ट के बाद राज्य के 8 जिलों में फिर से प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देहरादून से अंकित शर्मा और शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने महज 8 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देश विदेश में गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जा रही है। हाल ही में दुबई में गदर 2 का स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया और अब लंदन में भारतीय उच्चायोग ने गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें सनी देओल भी शामिल हुए। लेकर विदेश तक आया हुआ है। देश से लेकर विदेश तक सनी प्रमोशन में बिजी, स्क्रीनिंग रखी जा रही है। लंदन में सनी देओल गदर 2 के जिसे भारतीय उच्चायोग ने आयोजित किया था, सनी देओल उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। सनी ने जैसे स्टेज पर कमान संभाली, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
सनी ने ऑडियंस की डिमांड पर गदर का मशहूर डायलॉग सुनाकर जोश भर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस वक्त हमें लेस्टर स्क्वायर में, जहां बड़ी बड़ी फिल्मों का रेड कार्पेट किया जाता है, लेकिन जब भारतीय फिल्म की बात होती है, खासतौर पर उसकी जिसका आयोजन भारतीय उच्चायोग ने खास तौर पर किया हो, यानी गदर 2, तो वहां सनी देओल का आगमन हुआ नगाड़ों और ढोल के साथ। भारत जिंदाबाद यानी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा जब अंदर लगाया गया तो खूब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। लंदन में सनी का क्रेज सड़कों पर भी नजर आया। भारतीय उच्चायोग के बाहर सनी की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे। सनी को अपने बीच पाकर फैंस की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, तो सनी भी अपने चाहने वालों के बीच पहुंचकर खासे खुश नजर आए। सनी ने फैंस के बीच खूब भांगड़ा किया, ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सनी के फैंस जितने इंडिया में हैं, उतने ही ओवरसीज में। जितनी दीवानगी यहाँ है, उससे कम लंदन में नहीं और ना ही दुबई में। लंदन से पहले स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए सनी देओल दुबई गए थे, जहां सनी और उनके फिल्म गदर 2 का क्रेज ऐसा ही देखने को मिला। बड़ी संख्या में सनी के फैंस झूमते नाचते नजर आए। घर उसके चोरी से, छुपके से। दुबई के एक स्टूडियो में सनी देओल ने गदर 2 की कामयाबी का जश्न मनाया। फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग पर सनी को अपने बीच पाकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सनी ने भी उनका उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सनी वहां एक रेडियो चैनल में भी गए और अपनी फिल्म के 300 करोड़ क्लब में शामिल होने का लाइव अनाउंसमेंट भी किया। सनी ने इस मौके पर को एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाते हुए केक भी काटा। इस दौरान दोनों के चेहरों पर फिल्म की सफलता की खुशी भी साफ नजर आ रही थी। और हो भी क्यों ना। एक्ट्रेस दिशा पाटनी हाल ही में रिलीज एक म्यूजिक वीडियो क्यों करूं फिक्र को लेकर काफी सुर्खियों में है। दरअसल वो इसके साथ ही डायरेक्शन की दुनिया में डेब्यू कर चुकी हैं। डायरेक्शन स्किल की एक शानदार झलक दुनिया के सामने पेश करने वाली चुलबुली दिशा को अपने इस म्यूजिक प्रोजेक्ट को लेकर काफी अच्छा रिस्पॉन्स तो मिल ही रहा है। तो चलिए आप भी देखिए कि डायरेक्टर दिशा पाटनी का ये म्यूजिक वीडियो कितने कमाल का है। शातिर शिकारी क्यों कहते हैं, ये वीडियो देखकर आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। इस वीडियो में तेज रफ्तार से उड़ता हुआ बाज पानी में तैर रही मछली को एक झटके में ही दबोच लेता है। यही नहीं, वो आसमान में ऊंची उड़ान भरने के दौरान ही इस मछली को गटक भी जाता है। कुदरत ने इस स्पाइडर को ऐसा हुनर दिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं। अपने जाल को ये स्पाइडर बड़ी खूबसूरती से डिजाइन करता है। बिना किसी पैमाने के वो इस जाल को ऐसा डिजाइन करता है कि देखने वाले बस दंग रह जाते हैं। इस डॉग को बच्चों के पार्क में खेलना बेहद पसंद है। बच्चों के स्लाइड पर ये खूब मस्ती करता है। इसका खेलना देखकर लोग अक्सर इसकी वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। देखिए, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा। वक्त बेवक्त ऐसे दोस्त अक्सर आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं। इन दो गोरिल्ला की ऐसी ही दोस्ती सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। केरल के त्रिशूर में एक मरीन एक्वेरियम इन दिनों सैलानियों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। इस एक्वेरियम में लोग समंदर के जीवों के बेहद करीब से उन्हें देख रहे हैं। इनमें कई दुर्लभ जीव और मछलियां भी हैं
जो अमूमन दूसरे एक्वेरियम में नहीं दिखते हैं। इस एक्वेरियम को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जब इस डॉग की मुलाकात अपने ही जैसे एक रोबोट डॉग से हुई तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। एक तरफ ये डॉग रोबोट से मिलकर हैरान हो रहा था तो दूसरी तरफ आसपास खड़े लोग इसकी हरकतों को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे थे। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। साथ में चल रही बिल्लियों को उन्हें देखकर जलन महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, जब भी कोई बिल्ली उनके पास आने की कोशिश करती है तो कार्टन में सवारी कर रही बिल्ली उस पर हमला कर दूर भगा देती है। बिल्लियों का ये रोमांचक सफर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। सरहद पर तैनात सेना के जवानों की कलाई इस बार रक्षाबंधन पर सूनी नहीं रहेगी, क्योंकि नागपुर में बच्चों ने सेना के जवानों के लिए अपने हाथों से राखियां तैयार की हैं। बच्चों ने करीब 2 लाख राखियां सीमा पर तैनात जवानों के लिए आर्मी पोस्टल सर्विसेज के जरिए भेजी हैं, जिसे जवान रक्षाबंधन के दिन अपनी कलाइयों पर बांधेंगे और रक्षा सुरक्षा का वादा निभाएंगे। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। अमूमन रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है, लेकिन नागपुर में बच्चों ने अपने हाथों से सरहद की रक्षा करने वाले शूरवीरों के लिए राखियां बनाई हैं। इन बच्चों ने देश के अलग अलग बॉर्डर पर दिन रात सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए 2 लाख राखियां अपने हाथों से तैयार की हैं और इन राखियों को बच्चों ने आर्मी पोस्टल सर्विसेज के जरिए जवानों को भेजी हैं। जो राखियां बना के हाथों से बना के हमें हैंड ओवर करते हैं, हम अपना जवान को जो बॉर्डर में काम करते हैं पूरा देश के लिए उनको हम भेजते हैं। तो इससे हमें लगता है कि हम अलग से इस देश के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरा देश हमारा साथ प्यार से हमें सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुआ। ये राखियां जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर मुस्तैदी से तैनात जवानों के लिए भेजी गई हैं, जो धूप छांव की फिक्र किए बिना त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। पिछले साल क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव था, हमारा जो टारगेट था वो 75,000 राखियां थी, लेकिन पिछले साल हमने 1.5 लाख राखियां भेजी थी और इस साल हमारे सारे बच्चों ने मिलकर करीब 2 लाख राखियां भेजी हैं। ये नॉर्दर्न कमान में जाएगी, ईस्टर्न कमान में भी जाएगी और सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ये सारी कमांड्स में ये हमारी राखियां जाएंगी और हर किसी क्षेत्र में ये राखियां भेजी जाएंगी। आपको बता दें कि प्रहार मिलिट्री एकेडमी की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर देश के वीर योद्धाओं के लिए हर साल राखियां भेजी जाती हैं, जिससे सेना के जवानों का जोश और भी हाई हो जाता है। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब रुक करते हैं केरल का। वहां ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर तिरुवनंतपुरम से पारंपरिक तस्वीरें सामने आई, जहां एक परिवार ने ओणम के मौके पर इस त्योहार को मनाया खास अंदाज में। वहीं अनारकुलम में भी लोग भगवान विष्णु और महाबली की आराधना के लिए जुटे। लोगों के साथ केरल के सीएम पिनराई विजयन भी ओणम के सेलिब्रेशन में शामिल हुए। और चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। 24 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय अनुसार आज शाम 5:15 पर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। फिर शाम 7:30 बजे ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री शरीक होंगे। रात 9:30 बजे वो ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट का हिस्सा बनेंगे। ये क्लोज डोर मीटिंग होगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन 2 सत्र में होगा। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस दौरे के दौरान दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में आमने सामने होंगे, लेकिन दोनों के बीच ही द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने जैसे एजेंडा पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियों का जिक्र भी कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुद्दा प्रमुखता से उठा सकते हैं। Indian community throughout our country are very, very excited that our Indian Prime Minister is coming to our country, and I'm positive that with all the achievements that Prime Minister Modi did in India, he will definitely bring that down to the summit and help all the countries to grow from strength to strength and take all the countries to another level. लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। तो देखते हैं आज का विचार। एलन मस्क ने कहा है कि मेहनत एक नशा है जिसका घाटा तो कुछ नहीं, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। और चलिए उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आप सभी को पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।